अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज के इस वीडियो के अंदर यूनानी के एक और बहुत ही कॉमन मुरक्कब के ताल्लुक से हम बात करने जा रहे हैं, जिसे हम शरबत नीलोफर के नाम से जानते हैं। शरबत नीलोफर भी यूनानी के अंदर एक बहुत ही कॉमन यूज़ किया जाने वाला मुरक्कब है, ख़ास तौर पर मौसम गर्मा के लिए, यानी जो गर्मी का मौसम होता है उस मौसम के लिए ये शरबत बहुत ही ज़्यादा मुनासिब और मौजूद है। शरबत नीलोफर का ताल्लुक भी दरअसल यूनानी की जो क्लासिकल फार्मूलेशंस हैं उसी से है, इसीलिए बड़े आसानी के साथ आप इस नुस्खे को यूनानी की जो क़राबदीनी किताबें हैं उसके अंदर आप तलाश कर सकते हैं। शरबत नीलोफर के अगर अज्जा के बारे में अगर आप बात करें तो इसके अंदर बहुत ही मुख्तसर अज्जा शामिल हैं, यानी सिर्फ़ और सिर्फ इसके अंदर गुले नीलोफर को शामिल किया जाता है और क़िवाम बनाने के लिए शक्कर को शामिल किया जाता है। इसके अज्जा का अगर आप रेशियो देखें तो इसमें दरअसल एक हिस्सा गुले नीलोफर को लिया जाता है और वहीं पर 8 हिस्सा शक्कर को शामिल किया जाता है। इसके बनाने की तरकीब बहुत ही आसान है, सिंपली आप इसे घर पे भी बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप एक हिस्सा या 1 किलो आप गुले नीलोफर को लें और उसे 8 लीटर पानी के अंदर रात भर भिगो दें, यानी शाम को उसे पानी में भिगो दें और पूरी रात वैसे रहने दें और सुबह में उसे जोश देने के बाद जब पानी आधा रह जाए, यानी तकरीबन 4 लीटर जब पानी बचे, तो फिर उसे खूब अच्छी तरीके से छान करके और फिर उस छने हुए पानी के अंदर 8 किलो शक्कर शामिल कर दें और फिर उसको इतना पकाएं कि वो शरबत का क़िवाम हासिल हो जाए। तो इस तरीके से उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें और ठंडा होने के बाद उसे किसी मुनासिब बर्तन के अंदर, किसी मुनासिब बॉटल के अंदर महफूज करके रख लें। तो इस तरीके से ये शरबत तैयार हो जाता है। शरबत नीलोफर के अगर आप मिजाज की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मुरक्कब का जो मिजाज होता है वो दरअसल उसके अंदर शामिल अदविया के मिजाज पर बेस्ड होता है। क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नीलोफर पाया जाता है और नीलोफर या गुले नीलोफर का अगर आप मिजाज देखेंगे तो तकरीबन तमाम अतिबा का इस बात पर इत्तेफाक है कि गुले नीलोफर ये दरअसल बारिद और रतब मिजाज रखता है। दूसरे दर्जे के अंदर बुरुदत और रुतूबत इसके अंदर पाई जाती है। तो इस एतबार से इस शरबत का या इस मुरक्कब का जो मिजाज होता है वो बारिद और रतब होता है। तो इसलिए बड़े आसानी के साथ आप इसको समझ सकते हैं कि ये शरबत ऐसे मौसम के अंदर, ऐसे लोगों के अंदर और ऐसे अमराज के अंदर ज़्यादा मुफीद और मुआविन साबित होता है जिसका मिजाज हार और याबिस हो। यानी उम्रों के लिहाज से अगर देखें तो जवानों का मिजाज हार और याबिस होता है और इस मुरक्कब का मिजाज बारिद और रतब होता है। तो इसलिए इलाज ज़िद के तौर पर जो किया जाता है उसके एतबार से अगर देखा जाए तो ये शरबत जवानों के लिए ज़्यादा मुनासिब है। इसी तरीके से मौसम के एतबार से अगर देखा जाए तो मौसम सरमा का मिजाज हार और याबिस होता है, तो इसलिए ये शरबत मौसम सरमा के अंदर ज़्यादा बेहतर और सूट करता है। इसी तरीके से अगर अमराज के अंदर देखा जाए या खिलती बीमारियों के अंदर देखा जाए तो सफ़रा का मिजाज हार और याबिस होता है, तो इसलिए ये मुरक्कब सफ़रावी अमराज के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और वहाँ पर ये ज़्यादा मौजूद और मुनासिब होता है। इसी तरीके से अगर इसके अफ़ाल के ताल्लुक से देखा जाए तो तकरीबन तमाम अतिबा ने इसे मुसक्किन हरारत लिखा है, चाहे वो सफ़रा की हरारत हो, दिल की हरारत हो या इसी तरीके से सीने की हरारत हो या इसी तरीके से बदन में कहीं और पे हरारत हो, खून के अंदर हरारत हो। इन तमाम सूरतों में हरारत को कम करने के लिए इस शरबत का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से अगर आप इसके इस्तेमाल के ताल्लुक से देखें तो आम तौर पर जो ये शरबत इस्तेमाल किया जाता है वो सफ़रा की हरारत को या सफ़रा की हिद्दत को कम करने के लिए किया जाता है। तो वो तमाम बीमारियाँ जो कि सफ़रा की हिद्दत से पैदा होती हैं, चाहे वो स्किन में हो या कहीं और पर ज़ाहिर हो, इन तमाम सूरतों में शरबत का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा मुआविन और मुफीद साबित होता है। गर्मी दानों के इस्तेमाल के लिए ये शरबत बहुत ही उम्दा है। इसी तरीके से सफ़ारी बुखारों को रोकने के लिए या उसकी हिद्दत को कम करने के लिए भी ये शरबत बहुत ही ज़्यादा उम्दा साबित होता है। गर्मी की वजह से जो दर्द सर पैदा होता है उसके अंदर भी ये सब शरबत बहुत ही ज़्यादा मुआविन साबित होती है। इसके अलावा जिल्द की वो तमाम बीमारियाँ जो ज़ाहिर होती हैं, चाहे वो दाने की शक्ल में हो, चाहे वो खसरा की शक्ल में हो या इसी तरीके से हर्पीज़ सिम्प्लेक्स या हर्पीज़ जोस्टर की शक्ल में हो या इसी तरीके से चिकन पॉक्स की शक्ल में हो जहाँ पे सफ़रा की शमूलियत हो जाती है, तो इन तमाम सूरतों के अंदर आप इस शरबत का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा चिकन पॉक्स में अगर आपको इस्तेमाल करना है तो यहाँ पर थोड़ा सा ख्याल करने की ज़रूरत होती है कि इब्तिदाअन यानी जब दाने निकल रहे हों उस वक्त इस शरबत का इस्तेमाल ना करें, बल्कि जब निकलना बंद हो जाए और उस वक्त जो हिद्दत बदन के अंदर बाकी रहे तो ऐसी सूरत में आप इस शरबत का इस्तेमाल कभी तलहा और कभी शरबत गुलाब के साथ कर सकते हैं। इसी तरीके से पैल्पिटेशन की सूरत में, ख़ास तौर पर पैल्पिटेशन जो हरारत कल्ब की सबब होता है,
وہاں پر بھی آپ اس شربت کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کھانسی حرارت کی وجہ سے ہے یا سینے کے اندر خشونت پیدا ہو جائے یا اس کے علاوہ سینے کے اندر حرارت پیدا ہو جائے، خشکی پیدا ہو جائے، تو وہاں پر بھی اس شربت کا استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اوور آل اگر آپ دیکھیں تو یہ شربت دراصل صفراوی امراض کے لیے، صفرا کی حدت کو توڑنے کے لیے، اور اسی طریقے سے صفراوی امراض کے نتیجے میں جو بیماریاں جلد پر ظاہر ہوتی ہیں وہاں پر اس کا استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ خاص طور پر بچوں اور بوڑھوں کے اندر تھوڑا سا اس شربت کو جب آپ استعمال کریں تو تھوڑا سا احتیاط کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ یہ ان کے مزاج کے بہت زیادہ موافق نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ اس کے مقدار خوراک کے تعلق سے دیکھیں تو عام طور پر یہ شربت 25 ml استعمال کیا جاتا ہے صبح اور شام پانی کے ساتھ، یا اسی طریقے سے کبھی دوسرے بدرگاہ کے ساتھ، کبھی دوسرے اشربا کے ساتھ اور کسی دوسری دواؤں کے ساتھ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو دوستو یہ شربت نیلوفر کے تعلق سے کچھ معلومات تھی جس کو میں نے آپ کے سامنے شیئر کیا۔ امید کہ آپ کو یہ پسند آئے گا اور آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ آخر میں اگر آپ کو کسی بھی طرح کا کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ باکس میں جا کر کے کمنٹ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو رپلائی ضرور کیا جائے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔